मान लो कि एक रिएक्शन है और वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग ऐसा डबल हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। डबल हाफ एरो का मतलब फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है, ठीक है। और ये रिएक्शन एक कंटेनर में हो रही है, और इस कंटेनर में शुरू में t इज इक्वल टू 0 पे, मतलब इनिशियल टाइम में, एकदम इनिशियली सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं, ठीक है। तो रिएक्शन सिर्फ किधर जाएगी, फॉरवर्ड, और बैकवर्ड आएगी कि नहीं आएगी, तो रिएक्शन जा रही है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को हम लोग आर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट को हम लोग इससे आर बी से अगर रिप्रेजेंट करें तो शुरू में आर एफ की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा, और आर बी की वैल्यू क्या होगी, 0। टी इज इक्वल टू 0 पे क्या होगी, 0, ठीक है। ध्यान से सुनना। और थोड़ी देर बाद जैसे t इज इक्वल टू डी टी टाइम हुआ, डी टी टाइम मतलब थोड़ा सा टाइम बीत गया, तो इसके बाद से जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट भी किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, रिएक्टेंट में। लेकिन आर एफ अभी ज़्यादा होगा कि आर बी ज़्यादा होगा, आर एफ ज़्यादा होगा और आर बी क्या होगा, कम होगा। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने वाला जो रेट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज होने वाला रेट कम। मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, मतलब रिएक्टेंट जल्दी जल्दी कंज्यूम हो रहा है, दिख रहा है ना। लेकिन रिएक्टेंट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। तो जल्दी जल्दी कंज्यूम हो रहा है और धीरे धीरे बन रहा है, तो रिएक्टेंट का अमाउंट धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। शुरू में फिर प्रोडक्ट के बनने का जो रेट है वो क्या है, ज़्यादा है, और प्रोडक्ट के रिएक्ट करने का जो रेट है वो क्या है, तो प्रोडक्ट बन रहा है जल्दी जल्दी लेकिन गायब हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो प्रोडक्ट का अमाउंट धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा तो जो आर एफ की वैल्यू है वो भी क्या होगी, घटेगी, और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा तो आर बी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ये भी समझ में आ रहा है सबको। तो रिएक्टेंट का आर एफ की वैल्यू घट रही है और आर बी की वैल्यू बढ़ रही है। शुरू में कौन ज़्यादा है, आर एफ, तो आर एफ ज़्यादा है और आर बी कम है। धीरे धीरे आर बी की वैल्यू बढ़ रही है और आर एफ की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों का जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइम पे आर एफ ज़्यादा होगा कि आर बी ज़्यादा होगा, तो रिएक्टेंट जिस रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, प्रोडक्ट भी उसी रेट से किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, रिएक्टेंट। अब ध्यान से सुनते हैं, रिएक्टेंट तेजी से कन्वर्ट हो रहा है, गायब हो रहा है, या धीरे धीरे जल्दी जल्दी बन रहा है। रिएक्टेंट के बनने का रेट और रिएक्टेंट के गायब होने का रेट कौन ज़्यादा है, तो रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ेगा या घटेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और उस पर्टिकुलर टाइम पे प्रोडक्ट के बनने का रेट क्या है और प्रोडक्ट के बनने का गायब होने वाले में से कौन सा रेट ज़्यादा है, बराबर है। तो ऐसे में प्रोडक्ट का रेट बढ़ेगा घटेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो t इज इक्वल टू डी टी टाइम पे, t प्लस डी टी टाइम पे, मतलब ये ऐसा t टाइम पे अगर रिएक्टेंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो गया, ठीक, तो थोड़ी देर बाद, बहुत थोड़ी देर बाद, क्योंकि आर एफ का रेट घटता हुआ रहा है, आर बी का रेट बढ़ता हुआ रहा है, तो थोड़ी देर बाद किसका रेट ज़्यादा हो जाएगा, हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। क्योंकि यहाँ ध्यान से देख, अगर ये रिएक्टेंट का अमाउंट जिस रेट से बन रहा था उसी रेट से गायब हो रहा है, तो रिएक्टेंट का अमाउंट चेंज होगा कि नहीं होगा, तो आर एफ का अमाउंट चेंज होगा कि नहीं होगा बे, नहीं होगा, और आर बी का अमाउंट भी चेंज होगा कि नहीं होगा। तो थोड़ी देर बाद भी आर एफ और आर बी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ेगा घटेगा बे, और प्रोडक्ट का अमाउंट सेम रहेगा। इवन थोड़ी देर बाद t इज इक्वल टू डेल्टा टी टाइम बाद आर एफ और आर बी में से कौन ज़्यादा होगा, बराबर ही है, ठीक है। और इवन काफ़ी देर बाद भी कौन ज़्यादा रहेगा, बराबर ही रहेंगे। एक बार t इज इक्वल टू टी टाइम पे, t कुछ भी हो सकता है, उस टाइम पे आर एफ और आर बी बराबर होगा,
तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फिर ना तो बढ़ेंगे ना ही घटेंगे, और आर एफ आर भी उसके बाद हमेशा ही क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ये जो सिचुएशन होती है जिस समय फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट दोनों बराबर हो जाती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लिखो केमिकल इक्विलिब्रियम में डेफिनेशन, रिवर्सिबल रिएक्शन reversible reaction always obtain chemical equilibrium उसके नीचे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या क्या होता है पहले वो देखते हैं। पहला लिखो उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम में पहला लिखो एट इक्विलिब्रियम rate of both forward and backward reaction, rate of both forward and backward reaction become equal। दूसरा लिखो amount of both forward नहीं, both reactant and product, amount of both reactant and product become constant ब्रैकेट में लिखो नॉट नेसेसरली इक्वल। जरूरी नहीं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, लेकिन जो 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 उनका जो भी वैल्यू रहेगा, है ना, जैसे रिएक्टेंट 10 मोल है और प्रोडक्ट 5 मोल है, तो इक्विलिब्रियम के बाद रिएक्टेंट हमेशा 10 मोल रहेगा और प्रोडक्ट हमेशा कितना मोल रहेगा, 5 मोल रहेगा। बराबर होना जरूरी नहीं है ना, बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कौन सी सिचुएशन डिपेंड करता है ये आगे बताएंगे, ठीक है। तीसरा लिखो इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम ईदर डायरेक्शन। तुम लोग क्या बोलते हो, ईदर पढ़ते हो या आइदर बोलते हो? ठीक है, फिर ठीक है, चलो मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है इसका मतलब। फ्रॉम ईदर डायरेक्शन, इसका क्या मतलब है? कंटेनर में या तो रिएक्टेंट डाल दो तो भी इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी, कंटेनर में या तो प्रोडक्ट डाल दो तो भी इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी, और नहीं कुछ समझ में आ रहा दोनों डाल दो, अलग अलग अमाउंट में डाल दो, किसी भी अमाउंट में डाल दो तो भी इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी। इक्विलिब्रियम हमेशा अचीव होगी, चाहे रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट हो, चाहे दोनों ले लो, किसी भी रेशियो में ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ देर बाद डिपेंडिंग कि क्या रेट है उसका, कुछ देर बाद दोनों ही साइड से रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। और चौथा पॉइंट लिखो इक्विलिब्रियम is dynamic in nature। equilibrium is dynamic in nature। डायनेमिक इन नेचर का क्या मतलब होता है? बैठे बैठे नहीं बोलना, बोल।
और कोई? इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? कोई भी और बता सकता है? वो आज ये नहीं आया क्या तेरे पीछे जो बैठता है? अरे वहाँ तो बैठा, तू इधर बैठा है, करो जगह आज बदल दिया तूने। और वो वाला प्राणी आया ही नहीं आज। आज कम लोग क्यों आए हैं? नवरात्रि स्टार्ट हो गया क्या? अभी नहीं है ना? हाँ, क्योंकि इस संडे कोई टेस्ट नहीं है। इक्विलिब्रियम डायनेमिक नेचर का है, इसका क्या मतलब है? रटे हुए हो, बैठ जा, लिखो। दैट इज इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक नेचर, दैट इज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब दैट इज लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसका मतलब, ठीक है ना? दैट इज रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुकती नहीं है, ठीक है? बट both forward and backward reaction, both forward and backward reaction occurs with same speed, occurs with same speed। अब देखो ये स्टेटमेंट ना याद करने के लिए बड़ा अच्छा रहता है कि भाई इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुकती नहीं है, दोनों साइड की रिएक्शन इक्वल रेट से होती है, इसलिए अपने को लगता है कि इक्विलिब्रियम रुक गई, रिएक्शन रुक गई है, ठीक है? याद करने के लिए बहुत सही है, पर अगर समझा जाए तो ये स्टेटमेंट कभी कभी बहुत परेशान करता है उन लोगों को जो थोड़ा मतलब चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से, ठीक है? जैसे तुमने कभी शरबत बनाया क्या? नो सर, घर जाके बनाना, ठीक है? तो शरबत में क्या करते हैं अपन? पानी में क्या मिलाते हैं? चीनी मिलाते, ठीक है? ग्लूकोज। कौन सा शरबत बना रहा है यार? इसमें मिलाते हैं हम लोग, मान ले कि चीनी मिला रहे हैं, ठीक है? ग्रीन कलर का चीनी मिला रहे हैं। ब्राउन शुगर मिला रहा है, ठीक है? थोड़ा हेल्दी है। ब्राउन शुगर दिखाई दे रहा है, ठीक? तो शुगर क्या होता है? डिजॉल्व होता है। यहाँ पर एक रिएक्शन होती है, ध्यान से देखो, ये वाली रिएक्शन। शुगर जो होता है वो लिक्विड होता है कि गैस में? सॉलिड। और थोड़ी देर बाद जब इसको पानी में डालते हैं तो वो बन जाता है एक्वस शुगर, लिक्विड शुगर नहीं, एक्वस शुगर। ये एक्यू का क्या मतलब है? एक्वस। एक्वस का क्या मतलब है? वो पानी में डिजॉल्व हो गया। तो जो शुगर है वो यहाँ से निकल के इधर पानी में चला जाता है, ठीक है? आई होप कि तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक? शुगर पानी में डिजॉल्व होता रहता है, ये रिएक्शन होती रहती, ठीक है? पर शरबत बनाते टाइम तुमने देखा होगा कि अगर शुगर ज़्यादा डाल दिया जाए तो वो जो शुगर होता है वो नीचे ऐसा ज़मीन में बैठ जाता है और ये फर्दर डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है? तो शुगर यहाँ पे, शुगर जो हमने ऊपर से मिलाया, क्या उसका अमाउंट बढ़ रहा है या घट रहा है? एक बार मिला के छोड़ दिया तो उसका अमाउंट बढ़ेगा कि घटेगा? कांस्टेंट रहेगा। और शुगर यहाँ जो सोल्यूशन है उसमें जो स्वीटनेस है सोल्यूशन की, वो बढ़ेगी या घटेगी भाई? वो सेम रहेगी। तो ना तो शुगर का जो एक्वस मीडियम में अमाउंट है वो चेंज हो रहा है और ना ही शुगर का जो सॉलिड फॉर्म में अमाउंट है वो चेंज हो रहा है ना? तो अपने ऐसे एक लेमन मेथड से अगर देखा जाए, लेमन की नज़र से, लेमन जानते हो ना? लेमन मतलब तुम लोग, ठीक है, जिनको साइंस का कोई नॉलेज नहीं, ठीक है? अगर उसकी नज़र से देखा जाए तो
अपने दिमाग में तो यही आता है कि यार ये जो प्रोसेस हो रहा है वो बंद हो गया, यही लग रहा है ना बे। ये जो शुगर डाल रहे हैं वो अब डिसॉल्व होना बंद हो गया है, मतलब ये रिएक्शन जो हो रही है, रिएक्शन क्या हो गई है, रुक गई है। अपने दिमाग में तो यही आएगा, पर साइंटिस्ट लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में यहाँ पर जो शुगर है वो अभी भी डिसॉल्व हो रहा है, और इसमें जो डिसॉल्व शुगर है वो अभी भी क्रिस्टलाइज हो जाता है। इसकी वजह से, और दोनों इक्वल रेट से हो रहा है, इसीलिए अपने को लगता है कि रिएक्शन रुक गई। और ये चीज़ अगर किसी लेमैन को बताओगे तो वो कहेगा अबे पागल हो गया क्या, कुछ भी बकवास कर रहे हो, हमें दिख रहा है कि शुगर डिजॉल्व होना बंद हो गया। अब शुगर डिजॉल्व होना बंद हो गया मतलब ये रिएक्शन रुक गई है। तो आप कह रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, डिजॉल्व भी हो रहा है और उसी टाइम पे उतना ही प्रेसिपिटेट भी हो जा रहा है। हाउ कन्वीनियंट, नहीं? तो मेरा एक बहुत सिंपल सवाल है ना, एज ए लेमैन, क्योंकि मुझे भी साइंस की नॉलेज नहीं है, तो मैं साइंटिस्ट से पूछूंगा कि आप ये बताओ जो कह रहे हो उसका कुछ प्रूफ है आपके पास? क्योंकि मुझे तो, तुम लोगों को क्या लगता है शुगर जब डिजॉल्व करते हो, जो शुगर जब डिजॉल्व होना बंद हो जाता है तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? ये तो नहीं आता होगा कि नहीं नहीं शुगर अभी भी डिजॉल्व हो रहा है और उसी टाइम पे क्रिस्टलाइज भी हो रहा है, इसलिए शुगर का अमाउंट भी सेम है और जो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर है इनसाइड द सोल्यूशन वो भी सेम है। ये तो बिल्कुल नहीं आता है। अपने दिमाग में क्या होता है? शुगर डिजॉल्व होना बंद हो गया, ठीक है, मतलब वो जो रिएक्शन लिखी है वो रुक गई। अपने दिमाग में तो यही है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, ठीक है। और इसको प्रूफ करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे रेडियो एक्टिव शुगर। ये खाने वाला नहीं होता, किसी के शरबत में मिला मत देना, ठीक है। रेडियो एक्टिव शुगर साइंटिस्ट लोगों के पास होता है, तुम्हारे पास नहीं, ठीक है। वैसे शुगर का क्या फॉर्मूला होता है बे? C6 कौन बोला C6 भाई? यहाँ कौन सा बोला? दोनों मिलके बोल रहे हो नहीं? तो दोनों के फॉर्मूले को कंबाइन करते हैं, मिला के लिखेंगे C12H22O11। ये शुगर का फॉर्मूला होता है, आई होप तुम्हें पता हो। इसमें जो कार्बन है वो कार्बन 12 वाला होता है, तुम्हें पता है कार्बन 12 नॉन रेडियो एक्टिव होता है और कार्बन 14 क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। तो रेडियो एक्टिव शुगर का फॉर्मूला बता सकते हो क्या होगा? C14, C12 भी होगा, यही फॉर्मूला होगा, बस इसमें जो कार्बन होगा वो कार्बन 14 वाला होगा, ठीक है। तो कार्बन 12 यहाँ C12 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कार्बन 12 वाला है, ये कार्बन 12 वाला 12 मोल लिया और यहाँ पे कार्बन 14 वाला 12 मोल लिया, ठीक है। इसको जब हम पानी में डालते हैं, ठीक है, और थोड़ी देर बाद जब सोल्यूशन को ऑब्जर्व करते हैं, है ना, यहाँ से थोड़ा सा सोल्यूशन निकाल के देखे एक कंटेनर में, इस कंटेनर में सोल्यूशन निकाल के देखे तो इसमें पानी भी था, ब्राउन शुगर भी था और रेडियो एक्टिव शुगर भी था। थोड़ा सा यहीं से बगल से, यहाँ से नहीं, बगल से सोल्यूशन निकाले तो इस सोल्यूशन में रेडियो एक्टिविटी थी, कार्बन 14 के अमाउंट मिले। इसका क्या रीजन हो सकता है कि अगर रिएक्शन रुकी हुई होती तो क्या कार्बन 14 वाला जो रेडियो एक्टिव शुगर है वो डिसॉल्व होता कि नहीं होता? नहीं होता। पर क्योंकि यहाँ पे अपने को रेडियो एक्टिविटी मिली है, इसका मतलब ये है कि ये जो कार्बन है, ये जो रेडियो एक्टिव शुगर है वो डिसॉल्व हुआ है। और क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ शुगर अभी भी वही है, इसका मतलब है कि कुछ शुगर क्या भी हुआ है, प्रेसिपिटेट हुआ है। और इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन अभी हो रही है, रिएक्शन चल रही। बस अपने को दिखता क्या है कि रिएक्शन रुक गई। समझ में आ रही है बात? एक्चुअली में इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन हमेशा चलती है, पर ऐसे हम लोग एज अ लेमैन देखते हैं किसी रिएक्शन को होते हुए जहाँ पे विजुअल चेंजेस हो रहे हैं, उसमें अपने को दिखता है कि रिएक्शन रुक गई, ठीक है, अगर विजुअलाइज करे तो। पर एक्चुअल में रिएक्शन रुकता है कि नहीं रुकता है बे? नहीं रुकता, ठीक। तकलीफ में हो? अरे तकलीफ में हो गया, लिखो
तो नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा दिया। देखो काइनेटिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, और काइनेटिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में जो एक लॉ है उसको पढ़ना है, वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जानते हो? सुना सुना सा लग रहा है। कोई भी इंसान लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बता सकता है? हाँ तू खराब है, उसको जगाना ये। हाँ बता, पीछे वाला बैठ जा। कभी नहीं सुना तूने लॉ ऑफ मास एक्शन? ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब, बैठ जा, उसके पीछे खड़ा हो। लॉ ऑफ मास एक्शन, बैठ जा, उसके पीछे खड़ा हो। लॉ ऑफ मास एक्शन पता है? बैठ, उसके पीछे खड़ा हो। सुना ही नहीं है? बैठ जाओ। कितने लोग पूरी क्लास में लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में सुने हो? एटलीस्ट लोग अभी नहीं बे, अभी तो सुने क्या? हाँ सर सुने क्या? अभी तो बोले आप। हाँ हाँ तो हाथ उठाना। क्या होता है? कंसंट्रेशन के डायरेक्टली या इनवर्सली? बैठ जा। और कुछ इससे डिफरेंट कोई कुछ बता सकता है? हाँ बोल। तू इधर आ, उधर दो पोल के बीच में से देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अरे वो सुग्रीव के भाई का क्या नाम था? बाली। मैं श्री राम हूँ और ये बाली है। तो क्या कह रहा था तू? हाँ बोल। तो ऐसा कर, तू इंग्लिश में ही बोल। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, श्योर है? बैठ जा बैठ जा बैठ जा। लिखो लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया क्या तुम लोग? ठीक है, वो भी सही है, दोनों ही सही है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to active mass of reactant, active mass of reactant raised to the power, raise R A I S E, raise R A G E मत लिख देना, raised to the power their stoichiometric coefficient। तुम लोग क्या बोलते हो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो बोलते हो वही लिखना, ठीक है? स्पेलिंग मुझे नहीं आती। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख लिए ना? हाँ बस, फुल स्टॉप। यही लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन में मैंने लिखवाया, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to active mass of reactant raised to the power its stoichiometric coefficient। एक्टिव मास को ना मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कंसंट्रेशन समझ लेते हैं। एक्टिव मास को कंसंट्रेशन समझने गलती मत करना, हमेशा एक्टिव मास कंसंट्रेशन बराबर नहीं होता। कभी कभी एक्टिव मास जो होता है वो कंसंट्रेशन से अलग भी हो सकता है, ठीक? और कहाँ कहाँ कंसंट्रेशन बराबर होता है लिखते हैं। लिखो एक्टिव मास of gas and aqueous solution, active mass of gas and aqueous solution is always equal to, is always
इक्वल्स टू इट्स कंसंट्रेशन। गैस का एक्टिव मास जो होगा, और एक्वस सॉल्यूशन में कोई अगर रिएक्टेंट है उसका एक्टिव मास उसके किसके बराबर होगा? कंसंट्रेशन के बराबर होगा। उसके नीचे लिखो एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड एक्सेस रिएजेंट, एंड एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट मतलब जो कम होता है कि बहुत कम होता है? बहुत ज़्यादा होता है, उसको एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। और जो कम होता है उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। पढ़ाया हुआ है ये सब, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया पे? हाँ। तो एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड एक्सेस रिएजेंट इज ऑलवेज टेकन, is always taken, always equal to 1, is always equals to 1। तो अगर सॉलिड है और एक्सेस रिएजेंट है तो उसकी जगह पे हम उसके एक्टिव मास की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर तुम ध्यान दोगे तो लिक्विड के बारे में अभी कुछ नहीं लिखवाया है ना। लिक्विड का एक्टिव मास किसके बराबर होता है? कंसंट्रेशन के बराबर कि 1 के बराबर? दैट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ठीक है। और इसीलिए लिक्विड के बारे में कुछ भी नहीं लिखवाए हैं। चिंता मत करना, आगे बताएंगे कि लिक्विड का कहाँ 1 लेते हैं और कहाँ लाइक उसके कंसंट्रेशन बराबर लेते हैं, बताएंगे, ठीक है। तो अगर कोई रिएक्शन हो रही है ऐसे, और यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट को मैं लिखता हूँ, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के या एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट के? रिएक्टेंट, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन बन रहा है? आर, इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1, तो टू दी पावर यहाँ क्या लगाओगे? 1। समझ में आया? ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आर एफ लिखेंगे, तो यहाँ इक्वल टू साइन लगाएंगे तो इसकी जगह पे क्या लगाना होगा? के लगाएंगे, के इंटू आर, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? लिखो, और लिखो वेयर के इज अ कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट called rate constant, rate constant। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हम हमेशा एक कांस्टेंट लगाते हैं, और उस कांस्टेंट की वैल्यू को इस जगह पे रेट कांस्टेंट बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट only depends on, the value of rate constant only depends on nature of reaction, nature of reaction and temperature, and temperature। अब देखो ये स्टेटमेंट लिखवाने के बाद ये कि सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है, ये जो दूसरा स्टेटमेंट लिखवाने जा रहा हूँ उसका कोई सेंस नहीं बनता है, स्टिल इसको लिखवाना पड़ेगा। लिखो, एंड इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन। अब जब मैंने बता दिया कि इन दोनों चीज़ों पे ही डिपेंड करता है, तो किस पे डिपेंड नहीं करता है वो लिखवाने की जरूरत है क्या बे? पर फिर भी लिखवा रहा हूँ मैं, इस बैच में मुझे लिखवाना पड़ता है, वो भी लिखो। क्या बेइज्जती कर रहे हैं? हाँ हाँ, वो तो नॉर्मल, कुछ नहीं बोले। हाँ तो बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है। डज नॉट डिपेंड्स ऑन concentration of reactant and product, pressure, mole fraction and stoichiometric coefficient, and pressure, mole fraction, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वॉल्यूम, ईटीसी, इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा घटेगा बे? कुछ नहीं हो।
कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट कांस्टेंट क्या होगा, सेम रहेगा। समझ में आ रही है बात? रेट कांस्टेंट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ रिएक्शन पे भी ऑब्वियसली। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्शन मतलब अगर रिएक्टेंट का नेचर ही चेंज हो गया, ठीक है, जैसे आयरन एक जगह लिए हैं और एक जगह कॉपर लिए हैं, तो दोनों क्या सेम रेट से रिएक्ट करेंगे, नहीं ना, बस रिएक्टेंट चेंज हो गया तो नेचर ऑफ रिएक्शन चेंज हो। ठीक है, तो क्या आर भी लिख सकते हो क्या यहाँ पे, बैकवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बे, प्रोडक्ट के एक्टिव मास पे और टू द पावर क्या 1। तो यहाँ भी क्या करेंगे, एक क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये के क्या है, रेट कांस्टेंट। ये समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर अभी जस्ट मैंने लिखवाया कि के जो होता है वो नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो फॉरवर्ड वाली रिएक्शन और बैकवर्ड वाली रिएक्शन दोनों का नेचर सेम है कि अलग अलग, फॉरवर्ड वाले रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है और बैकवर्ड वाली डायरेक्शन में जो रिएक्टेंट है दोनों एक ही हैं कि अलग अलग है, तो दोनों रिएक्शन का रेट कांस्टेंट सेम है, अलग अलग, तो दोनों रिएक्शन का जो नेचर होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, तो दोनों रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। पर यहाँ पे मैंने दोनों ही रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट किया है, के से, जो कि क्या है गलत है। तो अभी अपने को ना यहाँ थोड़ा सा एक के एफ कर देते हैं, के एफ का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट, और इसको क्या कर देते हैं के बी कर देते हैं, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट। ठीक है, हाँ अब क्या होता है ना, कुछ लोग पहले से पढ़े हुए होंगे तो वो क्या किए होंगे कि अरे देखो क्या पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, वो के एफ लिखना चाहिए था तो के लिख के आगे बढ़ रहे हैं, पता है मुझे वहाँ पे कि के एफ लिखना है। ठीक है, पर मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं पढ़ाता, ठीक है, मैं दोनों जगह के लिखवाता हूँ और फिर बताता हूँ कि देखो दोनों डिफरेंट है इसलिए अलग अलग लिख रहे हैं। ठीक है, तो जो पुराने लोग हैं जो 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं है ना, उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, समझ में आया? इक्विलिब्रियम पे कौन ज्यादा होगा बे, इक्विलिब्रियम पे आरएफ ज्यादा होगा कि आरबी ज्यादा होगा, तो आरएफ और आरबी दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, मतलब इसका मतलब है कि जो के एफ है इंटू आर ये होगा के बी इंटू क्या वे पी के बराबर। थोड़ा अरेंज करते हैं, मुझे लगता है कि के से के कैंसिल हो सकता है, नहीं, अरे ये मत करना बे। ठीक है, तो के एफ और के बी को इधर ले आओ, तो उधर क्या बनेगा, पी बाई क्या आर, दिख रहा है ना, यही बनेगा, अरे यही बन रहा है कि यहाँ से के काट सकते हैं क्या, अरे नहीं यार, के एफ क्या है कांस्टेंट और के बी भी क्या है कांस्टेंट, इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा बे कांस्टेंट, और आज के बाद से इस रेशियो को हम क्या बोलेंगे, केसी बोले, और इसका क्या नाम रखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या नाम रखोगे बे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये पूरा छापोगे और लिखोगे वेयर केसी इज अ कांस्टेंट। अच्छा पहले छाप रहोगे, ठीक है। आजकल पीपीटी बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए ऐसे ही ब्लैंक पीपीटी ला के पढ़ा रहा। क्यों, अब इनको बताओ कि क्यों पीपीटी बनाने का टाइम नहीं मिल रहा। पूरा सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक का शेड्यूल तुमको बताया नहीं, सिस्टम और सराउंडिंग एंट्रोपी जोड़ गई यूनिवर्स की एंट्रोपी बनती है। ले क्या क्वेश्चन दिखाते हैं,
लिखो वेयर Kc इज अ कांस्टेंट called equilibrium constant in terms of concentration। ये जो कैपिटल K है इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, और वो जो छोटा सा C लिखा हुआ है सुपर स्क्रिप्ट में तो इस C का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। Kc यहाँ पर Kc का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में दिया है इसलिए हम इसे Kc बोलते हैं। Kc का मतलब क्या पे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के टर्म्स में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे, Kc बोलेंगे, ठीक है। अब क्योंकि Kc Kf और Kb का रेशियो है और Kf और Kb किस पे डिपेंड करते हैं? सिर्फ टेम्परेचर और नेचर ऑफ रिएक्शन पे। तो Kc भी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर और नेचर ऑफ रिएक्शन पे। लिखो द वैल्यू ऑफ Kc only depends on nature of reaction and temperature। और अगर मैंने ये लिखवा दिया कि टेम्परेचर और नेचर ऑफ रिएक्शन पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है तो कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये लिखवाने की ज़रूरत है क्या बे? अपने समझ सकते हो। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ेगा घटेगा? वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? शेप चेंज कर देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अरे बढ़ेगा घटेगा? प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। पर यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो Kc है, Kc की वैल्यू है वो आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ क्या? रिएक्टेंट। दिख रहा है ना वे? मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो Kc की वैल्यू क्या होगी? वो बढ़ेगी। बोले अभी पढ़ाएं कि नहीं बढ़ेगा? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। लेकिन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट। पर तो फिर इस फॉर्मूले का क्या मतलब है? ये तो दिख रहा है साफ साफ कि प्रोडक्ट का बढ़ाने से सब Kc बढ़ता है, दिख तो रहा है। ये जो Kc है ना वो इन दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इन दोनों का कंसंट्रेशन इस Kc पे डिपेंड करता है। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे अरे ये तो सेम ही बात कर रहे हैं, अब मतलब कि ये दोनों अगर इस पे डिपेंड कर रहे हैं तो ये भी इस पे डिपेंड कर रहा है। नहीं बे, ऐसा हर बार नहीं होता। मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ फिजिक्स से, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को केमिस्ट्री ही लॉजिकल लगती है इसलिए। तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है F = ma। ये न्यूटन साहब का कौन सा लॉ है? सेकेंड लॉ है। हाँ 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 वही तो ये पढ़े हो ना। अगर मैं m = ये कर F/a, ये भी फॉर्मूला पढ़े होगे? अरे पढ़े हो ना। तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किसी ब्लॉक पे अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो उसका मास क्या हो जाएगा? किसी ब्लॉक पे फोर्स बढ़ाने से उसका मास बढ़ जाता है क्या बे? पर यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? फोर्स। दिख रहा है ना। तो फोर्स बढ़ाएंगे तो मास क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ, ये जो फोर्स है वो डिपेंड करेगा मास पे, मास फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर मास को ज़्यादा करोगे तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा टू अचीव सेम एक्सेलरेशन। ये समझ में आता है? तो मास बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ाओगे तो मास नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात? फोर्स बढ़ाने से क्या बढ़ेगा? एक्सेलरेशन बढ़ेगा, ताकि मास क्या रहेगा? कांस्टेंट। जो Kc है वो मास जैसा है, ठीक है। इक्वेशन बनाने को तो कुछ भी बनाया जा सकता है, ठीक है। इक्वेशन में तो यहाँ ऐसे दिख ही सकता है कि मास, क्योंकि तुम्हारे पास कॉमन सेंस है तो तुम्हें पता है कि फोर्स किसी भी ब्लॉक पे ऐसा फोर्स लगाएंगे तो उसका मास नहीं बढ़ जाता, ठीक है। तकलीफ में हो? वैसे ही Kc, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाने से Kc नहीं बढ़ता है ना। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ताकि Kc क्या बना रहे? कांस्टेंट।
पर हाँ केसी की वैल्यू बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तकलीफ में हो? तो केसी की वैल्यू इन दोनों कंसंट्रेशन पे ना डिपेंड करके कंसंट्रेशन केसी पे डिपेंड करता है। हाँ हाँ हाँ, ये इक्विलिब्रियम। तो हम और उसमें इक्विलिब्रियम है, उसमें और प्रोडक्ट मिला दें? मिला नहीं सकते, ओपन सिस्टम है। मैंने कब कहा कि क्लोज सिस्टम? बढ़ा सकते, ठीक है। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये जो लाइन लिखवाई है मैंने कि रिएक्शन कंसेंट सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्शन एंड क्या, टेम्परेचर। इस लाइन से कम 15-20 क्वेश्चन आए हुए हैं तुम्हारे नीट के एग्जाम में। अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है, और ये सारे किस किस तरीके से पूछा हुआ है ये सब बताएंगे तुम्हें इसी क्लास में, ठीक है। मतलब इसी चैप्टर में अलग अलग जगह पे, ठीक है, अलग अलग तरीके से। हाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, छोटा सा लाइन है पर इंपॉर्टेंट। क्या लिखवा है मैंने, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो तुम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखने आता है कि नहीं आता है? अगर कोई रिएक्शन लिखा हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिख लोगे? एक छोटा सा क्वेश्चन लिख, तो कह रहे हैं कि अरे सर प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसमें क्वेश्चन कहाँ लिखवा रहे हैं? उसी में क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन कब दिए आज तक? सब पढ़ा रहे हैं। लिखो राइट द एक्सप्रेशन of Kc, write the expression of Kc for the following equilibrium। कुछ रिएक्शन लिख रहे हैं, तुम्हें उसका Kc लिखना है फॉर फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। कुछ इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं, तुम्हें उसके लिए Kc का एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं लिखा है वहाँ गैस। तुम्हारे पास समय है 5 मिनट का, जल्दी करो।
कितने लोग पहले वाले इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लिए? बाकी लोग आई होप कि क्या कर रहे होंगे, पहले सारे क्वेश्चन लिखे होंगे नहीं, और उसके बाद फिर बैठ के वेट कर रहे होंगे कि बताइए करेंगे कहाँ जाएंगे। ठीक है, पहले वाला लिख लिया हो कैसी? तो पहले वाले का जो केसी आएगा, KC1 बोल लेते हैं, ये आएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2 लिखोगे पहले या N2 पे? NH3 डिवाइडेड बाय किसका कंसंट्रेशन? N2 और इनटू H2 का कंसंट्रेशन, यही है। ये कितने लोग सही से लिख पाए हो? ऑब्वियसली गलत है, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? पावर, और यहाँ पे भी क्या? 3। दिख रहा है ना? ये कितने लोग सही से लिख पाए थे अपने मन से? और कितने लोग चाहते हो कि मैं बताऊं कि ये कैसे आया है? हाथ उठाओ, तू करो। हाँ हाँ हाँ, तू ही, तेरे पीछे। तो तूने नहीं किया इसको? हाँ बोल रहा, ना बोल रहा? समझ में आ रहा है? तो तूने पूछा क्यों नहीं कि सर बता दीजिए? हाथ उठा रहा था तू। देखते हैं, भूल जाओ, बैठ जा बैठ जा। इस रिएक्शन के लिए, अच्छा तू खड़ो, इस रिएक्शन का आरएफ बता सकता है क्या होगा? बता। क्या बोल रहा है तू, बता। किसका कंसंट्रेशन? NH3 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय N2 का कंसंट्रेशन इनटू H2 का कंसंट्रेशन। ये RF की वैल्यू बनेगी। ये कौन सा लॉ? तू अपना कोई लॉ ऑफ मास सेक्शन बनाया तूने? हैं? क्या नाम है तेरा? हाँ हाँ, क्या? हर्षद। लॉ ऑफ हर्षद बनाया तूने? हर्षद क्या मेहता? क्या स्कैम कर रहा? बैठ जा, उसके बगल में खड़ा। तूने किया इसको? कर रहा था भी, मतलब आंसर नहीं निकाला था। बता सकता है आरएफ का एक्सप्रेशन क्या होगा? ये सही लिखा है गलत? गलत है ना? आरएफ का एक्सप्रेशन तू बता, बढ़िया। N2 आगे भी तो कुछ बोल, बस N2H2। हाँ तो ठीक है, आर भी बता। NH3 इंटू, इंटू भी कुछ करना पड़ेगा। कैसे कैसे लोग बैठे हैं भाई यहाँ पे, बैठ जाओ। तू लोग को फिर तो कुछ समझ में नहीं आता होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। अगर तुम आरएफ की वैल्यू ये और आरबी की वैल्यू ये लिख रहे हो, तो फिर तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अच्छा, पहले क्या होता था ना, पहले मतलब 2-3 साल पहले जब मैं पढ़ाता था ना, तो इस तरह का आंसर देने वाले पूरी क्लास में 2 लोग होते थे, तो उनको मजे लेके बैठा देता था मैं। अभी क्या है, ऐसे लोग मेजॉरिटी में सब 20 लोग हैं ऐसे जिनको कोई आइडिया नहीं कि इधर क्या हो रहा है, अपने मन से कुछ भी बता रहा है। अब 20 लोगों के एक साथ मजे नहीं लिए जा सकते। क्यों? क्योंकि अब वो मेजॉरिटी में है। तो उनको लगता है कि अरे ठीक है यार, वो भी नहीं बता पाया, हम भी नहीं बता पाए, 20 लोग और नहीं बता पाए, तो ठीक है। गलत नहीं, कुछ क्या ही होता है गलत, है ना? उनको लगता है कि ठीक है, मेजॉरिटी में है।
मैं तुम्हें बताऊं मेजॉरिटी में कौन लोग होते हैं? तो नीट का एग्जाम 15 लाख लोग देते हैं, 22 हो गए इस साल, तो कुछ ज़्यादा ही पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। 20 लाख मान लेते हैं ऑन एन एवरेज, 20, न तुम्हारे न मेरे 20, चल 20, अरे यार चलो 22, ठीक, 20+ लोग देते हैं, 20+ लाख लोग, ठीक है, 1 करोड़, वो उधर कहेगा 7 करोड़। एमबीबीएस की सीट मिलती है सिर्फ और सिर्फ 25,000 लोगों को, 25,000, 40,000 नहीं। पिछले साल का यहीं का स्टूडेंट है ना 604 नंबर लाया था, 604 नंबर, बढ़िया माला वाला पहना के पूरा उसको परेड निकलवा दिया, फोटो वोटो खिंचवा दिया, एमबीबीएस नहीं मिला उसको, अभी पड़ा हुआ था। हाँ किस्मत खराब थी उसकी, वो थोड़ा डिप्रेशन में था, ठीक है, उसको सुसाइड करने जा रहा था, पर बचा लिया मैंने। मुझसे पूछ लिया ना उसने कैसे सुसाइड करे, तो इसलिए बचा लिया, ठीक है। डिप्रेशन होता है उसका अलग केस है, ये एकदम मतलब इसको बहुत ही खराब किस्मत बोलेंगे कि इतना अच्छा नंबर लाने के बावजूद, इतनी अच्छी रैंक लाने के बाद एमबीबीएस में कुछ नहीं मिला। फैमिली वाले बोलते रहे कि बीडीएस या बीएमएस ले लो, पर उसको इच्छा थी। अब भाई आयुर्वेदिक डॉक्टर को कौन पूछता है, और होम्योपैथिक डॉक्टर को तो वैसे ही लोग मैं होम्योपैथिक डॉक्टर दिखाना जाता था जब हमारे घर में डिजर्ट खत्म हो जाता, तो खाना खाने के बाद मैं होम्योपैथी की गोली ऐसे ही खा लेता था, मीठा में कुछ रहेगा तो अच्छा रहेगा, है ना। ऐसे ही मैं डॉक्टर पर जाता तो कहता था दवाई मत मिलाओ, आप मुझे बस वही दे दो, गोलियां चीनी की। ये तो इज्जत होती है होम्योपैथिक डॉक्टर की। अगर तुम होम्योपैथिक डॉक्टर हो और किसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हो, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, कभी मत बताना कि हम डॉक्टर, है ना, हाँ मत बताना, तो यूज़ नहीं होगा कुछ। कभी किसी को इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगी, है ना, तो तुम उसको वो जैसे ही वो गोली निकालोगे तुरंत भगाएंगे तुम। इमरजेंसी में होम्योपैथिक इलाज थोड़े होते, ठीक है, होम्योपैथिक इलाज पता नहीं किस लिए होता है, लोग कर रहे हैं, कर रहे हैं। और आयुर्वेदिक डॉक्टर को तो बाबा रामदेव भी नहीं पूछते, है ना, तो उसको चाहिए था एमबीबीएस, और एमबीबीएस जीतने पे बंद हुआ, उससे जस्ट 1 रैंक एक्स्ट्रा थी उसकी, 1 रैंक, 1 रैंक, ठीक है, 604 नंबर, मतलब 600+ पे भी एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, बताओ, है ना। तो अभी वो आके कह रहा था कि सर हमको कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताइए जिससे 600 से बहुत ऊपर नंबर आए, 640 के आसपास आए। अगर देखो ऐसी स्ट्रेटजी किसी के पास नहीं होती, अगर होती तो मैं सबको बता रहा होता, सबके ज़्यादा नंबर आ रहे होते, ऐसा होता नहीं है, उसका अलग ट्रीटमेंट है। तो 20 लाख से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम देते हैं, और 25,000 लोगों को एमबीबीएस मिलता है, 50,000 लोगों को कुछ ना कुछ सीट मिलता है, ठीक है। मेजॉरिटी में कौन होते हैं पता है? जो सेलेक्ट नहीं होते। तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें मेजॉरिटी में रहना है कि सेलेक्टेड स्टूडेंट में रहना, ठीक है। मेजॉरिटी में रहने वाले कोई नहीं पूछता, और इसका कोई डबल मीनिंग नहीं, है ना। मेजॉरिटी में मत रहो, थोड़ा दिमाग लगाओ, जरूरी नहीं कि तुम मेजॉरिटी में हो तो तुम सही हो, ठीक है। पहले देखते हैं आरएफ, लॉ ऑफ मास सेक्शन के हिसाब से फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट किस पे डिपेंड करेगी? नाइट्रोजन पे, हाइड्रोजन पे, या अमोनिया पे? हाँ, नाइट्रोजन। लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ो एक बार इंग्लिश में, क्या लिखवाया है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इट्स स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब अगर तुम्हें एक्टिव मास नहीं समझ में आता है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं समझ में आता है, और रिएक्टेंट नहीं समझ में आता है, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं समझ में आती है, बहुत गलत जगह बैठे हो, तुरंत घर जाओ, ठीक है। घर जाओ, नर्सिंग की तैयारी करो, ठीक है। लड़के भी नर्स बनते हैं, लड़के नर्स बनते हैं कि नहीं? आज कम रहते हैं, वहाँ तो ज़्यादा स्कोप है, बढ़िया चलो, ठीक है। अगर ये 3 चीज़ नहीं आती रहने दो, है ना। तो रिएक्टेंट वहाँ कौन कौन है?
नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या अमोनिया पे? तो नाइट्रोजन का एक्टिव मास और हाइड्रोजन का एक्टिव मास, पर इसके साथ साथ इस एक्टिव मास के ऊपर क्या भी होगा, कोफिशिएंट। तो नाइट्रोजन कोफिशिएंट और हाइड्रोजन कोफिशिएंट 3। ये आया, ये है लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। पर अब क्योंकि यहाँ पे ये साइन लगा हुआ है, ये अगर लगाओगे तो ये क्या बनेगा, के एफ लगाना पड़ेगा, दिख रहा है। ऐसी रेट ऑफ क्या लिखोगे, बैकवर्ड रिएक्शन। अब बैकवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या बना, अमोनिया, है ना। तो ये अमोनिया का कंसंट्रेशन टू द पावर क्या लिखोगे, 2। और फिर से ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ क्या लिखे हुए, के बी लिखे। अब इक्विलिब्रियम पे कौन ज्यादा होगा, के एफ की के बी पे? इक्विलिब्रियम पे के एफ और के बी बराबर नहीं होते, आर एफ और आर बी बराबर होते हैं। ध्यान से सुना करो क्या पूछे, ठीक है, ध्यान से सुनना बहुत जरूरी हो। तो के एफ और के बी में से कौन बड़ा होगा, पता नहीं है ना, पर आर एफ और आर बी में से कौन बड़ा होगा, दोनों बराबर होंगे। तो अगर ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर, दिख रहा है, ये समझ में आता है। और के एफ अपन के बी जो होता है वही किसके बराबर होता है, के सी के। तो के एफ और के बी को इधर ले आओ और ये वाले नंबर को इधर ले आओ। यार ये एक डंडी निकल गई है, वो अमोनिया में जा रही है, तो इसको थोड़ा ऐसे, और दोनों साइड एक एक ऐसा डंडी का मल्टीप्लाई कर, ठीक है। और के एफ और के बी को हम लोग क्या बोलते हैं बे? यही बनेगा केस। एक लाइन में कर दिए, समझ तो नहीं गए ना तुम लोग, अरे समझ में आ गई नहीं बे? कितने लोग अपने मन से केसी सही सही निकाल पाए थे? मैं तुम्हें तू पिछले दूसरे बैच से कूद के आई है, भाग के आई है ना, ठीक है, लिख लो। तो लिखना, अगला वाला करो, अगला वाला किए हो, सब लोग करो। कितने लोग सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लिया, ठीक है, ठीक है, बाकी लोग मेहनत करेंगे। तो इसका जो केसी आएगा, केसी 2, वो आएगा 1/KC1, यही आ रहा है। अगर तुमने KC1 लिखा है अपने मन से और अगर तुमने KC2 लिखा है अपने मन से, तो तुम ध्यान से देखोगे तो KC1 को उल्टा कर देने से क्या बन जा रहा है, KC2 बन जा रहा है, बन रहा है कि नहीं वे? अच्छा, अगर तुम रिएक्शन को ध्यान से देखो तो फर्स्ट वाली रिएक्शन को उल्टा करने से कौन सी रिएक्शन बन जा रही है, सेकंड वाली रिएक्शन। मतलब अगर किसी रिएक्शन को उल्टा कर देते तो उसका केसी भी क्या हो जाता है, उल्टा, मतलब लाइक रेसिप्रोकल में चला जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? प्रॉपर्टी है, लिखो पहली प्रॉपर्टी, if a reaction is reversed, if a reaction is reversed, the new equilibrium constant, the new equilibrium constant become reciprocal, become reciprocal। रेसिप्रोकल तो जानते हो ना, कितने लोग रेसिप्रोकल नहीं जानते हो, वो हाथ उठाओ कि रेसिप्रोकल क्या होता है। यूपी बोर्ड वाले हाथ उठाओ, तुझे पता है रेसिप्रोकल क्या होता है? हाँ बोला कि ना बोला? हाँ तो हाथ क्यों नहीं उठाते? तू खड़ा खड़ा। जब तुझसे मैंने पूछा, पूरी क्लास में सबसे ऐसा कॉमनली, अब कैसे पर्टिकुलरली एक एक से तो नहीं पूछेंगे, है कि नहीं, सबसे एक साथ पूछेंगे। तो जब मैंने ये पूछा कि कितने लोगों को रेसिप्रोकल नहीं समझ में आता है, तो तूने हाथ क्यों नहीं उठाया? उठाने जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे उठाने? उठाने जा रहे थे, तुरंत पूछा करो। नहीं समझ में आता तुम लोग शर्माते कहाँ हो बे? एक तो ना स्टूडेंट का ईगो बना के रखे हुए हैं।
आज तो कह रहे हैं कि बताएंगे, जब एकदम बकवास सी चीज पूछोगे तो नहीं बताएंगे। ये लैंग्वेज वाले एरर है, ये तो बताइए करेंगे, हमको पता है कि ये तुम्हें नहीं पता है, खाली यूपी बोर्ड वालों को नहीं पता। क्यों नहीं बताएंगे वे? एक बार पूछो तो सही, पूछ भी नहीं करो तो नहीं बताएंगे। अब तुम कहोगे कि 2+2=4 कितने लोगों को नहीं आता है, अब उसमें से 4 लोग हाथ उठा देंगे तो हम बताने जाएंगे क्या? नहीं बताएंगे, ये तो ऑब्वियसली नहीं बताएंगे। जो मेरा काम है वो तो मैं करूंगा ही, ठीक है। तो अगर x लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं x, लेकिन इसको अगर 1/x करेंगे तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ x। समझ में आया बात? डिवाइडेड, इसी को रेसिप्रोकल बोलते हैं। बैठ जा। तो अगर तुम यूपी बोर्ड के हो, मैं पहली क्लास में भी बता चुका हूं, अगर तुम यूपी बोर्ड के हो और तुम्हें अंग्रेजी का कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो हमसे पूछो, हम बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? एकदम बताएंगे। मुझे पता है यूपी बोर्ड वालों को दिक्कत होती है, स्टार्टिंग के 2-3 महीना तो दिक्कत होगी, पूछोगे तो बता देंगे, नहीं तो खुद से जाके खोजो तो भी पता चल जाएगा। इसके लिए थोड़े मना करेंगे, इसमें तुम्हारी कोई गलती थोड़े है कि तुम्हें नहीं पता है रेसिप्रोकल। तुम यूपी बोर्ड से नहीं पता, नहीं पता, बता देंगे यार। हाँ, पर अगर तुम्हें यूनिटरी मेथड नहीं आता है कि इसका 2 मोल से इसका 3 मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसके 1 मोल से इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा, अगर ये तुम्हें नहीं पता है तो ये नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि ये आना चाहिए तुम्हें। ये तो हिंदी में बोल रहा हूँ मैं, ये सब पूछ भी नहीं करते हैं सब क्लास में। ज्यादातर लोग है ना, इसमें इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि उनका ईगो सामने आ जाता है, स्टूडेंट ईगो, है ना। स्टूडेंट ईगो एक ऐसा टर्म है जो कि ऑक्सीमोरन टाइप। ऑक्सीमोरन जानते हो ना तुम लोग? दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ चिपका के बोला जाता है, ठीक है। जैसे हैप्पीली मैरिड, है ना, वैसे ही होता है स्टूडेंट ईगो। स्टूडेंट का कोई ईगो नहीं होना चाहिए। क्लास में अगर तुम कुछ भी पूछ रहे हो, ये डर के मारे कुछ लोग नहीं पूछते हैं कि यार बाकी लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, यही चीज नहीं पता है। अरे पूछ ले भाई, कम से कम उस दिन के बाद से तुम्हें भी वो चीज आएगी, है ना। नहीं तो अगर तुमने नहीं पूछा तो वो आगे भी नहीं आएगी, फिर तो तुम बेवकूफ हो ही। तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि नहीं पूछेंगे पूछेंगे तो बाकी लोगों के सामने बेवकूफ बन जाएंगे, तो तुम अपने सामने तो बेवकूफ बन ही रहे हो नहीं पूछ के। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि नए नए क्लास में हमारा रुतबा खराब हो जाएगा, भौकाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्लास में हमारी एक इमेज है सख्त लौंडे वाली, वो बिगड़ जाएगी। अरे बिगड़ने दो यार, है ना। स्टूडेंट का कोई इज्जत नहीं होता है, ये मान के चलो। अगर तुम अपना इज्जत बचाओगे ना एज ए स्टूडेंट, तो वही बचाते रह जाओ, फिर नंबर नहीं ला पाओगे, सीख नहीं पाओगे। सीखने के लिए पहले अपना इज्जत फेंको, ठीक है। पता नहीं ज्यादातर लोगों को ये स्टोरी पता होगी नहीं, कि जब श्री राम ने जब रावण को मारा था ना, तो उसके बाद लक्ष्मण को उनके पास भेजा था कि जाओ और उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करके आओ, ठीक है, कुछ भी। क्योंकि था तो बहुत ज्ञानी आदमी, ज्ञान तो बहुत था उसके पास, नॉलेज बहुत ही ज़्यादा था। और लक्ष्मण थोड़े ईगोइस्टिक टाइप के आदमी थे। उन्होंने कहा कि रावण से जाएंगे लेने, पर फिर भी राम ने क्योंकि भेजा था और वो उनकी बात मानते थे तो वो चले गए। और उसे पूछे कि कुछ अगर आप ज्ञान देना चाहते हैं तो दे दीजिए। नहीं दिया रावण ने, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। वापस आ गए और फिर राम को बोलते हैं कि वो तो कुछ बता ही नहीं रहा, मरते टाइम भी ईगो है उसका। और फिर बोले कि ऐसा है, एक बार फिर जाओ हम देखते हैं। तो लक्ष्मण फिर गया, तो ये उन्होंने देखा कि लक्ष्मण जो है ना उनके रावण के सर के पास खड़े थे, और सर के पास खड़ा होकर पूछ रहे हैं कि हमको ज्ञान दे दीजिए। सर के पास खड़ा होकर कोई ज्ञान नहीं देते, है ना। पैर के पास जाकर खड़े हो, जिससे नॉलेज लेने आया हो, जिससे शिक्षा लेने आया हो, एटलीस्ट उसको रिस्पेक्ट करोगे तभी तो नॉलेज मिलेगा। नॉलेज ऐसा कोई खाना नहीं है कि रेस्टोरेंट में गए और 4 थप्पड़ मारे वेटर को और वो खाना ला के दे देगा तुमको, है ना। ये कोई मोबाइल फोन नहीं है कि पैसा ऐसे फेंक दिए। तुम शॉप पे जाओ और तुम पैसा फेंक के भी मारोगे ना
1 लाख रुपए, तो वो तुमको आईफोन ला के दे देते। आईफोन नहीं है कि पैसा फेंके और तुरंत तुमको वो सामान मिल गया। नॉलेज ऐसे नहीं मिलता, खाली पैसा फेंकना से काम नहीं चलता। पैसा देना पड़ता है और रिस्पेक्ट भी देनी पड़ती है, तब नॉलेज मिलता है। पर ज़्यादातर लोगों के दिमाग में अभी आजकल का जो जेनजी जनरेशन है, उनको लगता है कि पैसा दिए भैया हम नहीं पढ़ेंगे, यही पढ़ाएंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे। और मेरी एक रिस्पेक्ट है, उसको मेंटेन करके रखना होगा भाई। टीचर को भी मेरी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं कहीं कुछ पढ़ लेते हैं कोटेशन, यू गिव रिस्पेक्ट यू टेक रिस्पेक्ट, ऐसा कुछ करके पता नहीं क्या। तो उनको लगता है कि भाई जब टीचर हमारी इज्जत नहीं कर रहा है तो हम उसकी इज्जत क्यों करें। मैं और सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग इसमें अभी जो है नंबर थोड़ा बढ़ गया है, पहले ऐसा नहीं था, पहले 1-2 लोग होते थे ऐसे। अभी क्या ज़्यादातर स्टूडेंट यही सोचते हैं कि भैया टीचर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो हम क्यों उसकी रिस्पेक्ट करें। ऐसे काम ही नहीं होता है। और अगर टीचर क्लास में कुछ बोल देता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसको पर्सनली लेते हैं। अबे पर्सनली कैसे ले सकते हो यार, मैं तुम्हारा नाम भी नहीं पता है मुझे तो। मैं तो खैर एटलीस्ट मेरा तो यही है कि मुझे तो किसी का नाम नहीं पता, किसी का नाम मैं मतलब पूछता भी नहीं, क्योंकि मुझे याद भी नहीं रहता। अभी इसने कुछ नाम बताया था, पता नहीं क्या, मुझे भूल गया। नाम मुझे याद नहीं रहते, शॉर्ट टर्म मेमोरी का दिक्कत है, नाम पूछता ही नहीं मैं इसीलिए। तो मैं जब तुम्हें जानता ही नहीं तो पर्सनली तुमको कैसे डांट सकता हूँ, पर्सनली तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। बाकी इवन दूसरे टीचर भी पर्सनली किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, है ना। पर उनके स्टूडेंट के मन में क्या आता है कि हमको बोला है, हमारी इज्जत कम कर दी, अब हम उनको दिखाएंगे, है ना। तो दुनिया भर का प्लानिंग करते हैं, इनके क्लास में ही हल्ला करेंगे, इनकी क्लास में ही पीछे से कुछ छोटा सा एक टॉन्ट मार देंगे जिससे 4 लोग हंसे। इनकी क्लास में जाके कैमरे के सामने इनको चप्पल मार देंगे, है ना, वीडियो वायरल कर देंगे, बढ़िया, बहुत मजा आएगा। ये सब करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मुझे दूसरे क्लास में भी जाना होता है, टाइम थोड़ा सा, टाइम की कमी है ना, टाइम की थोड़ी कमी है, तो अभी उसका कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें उसी भागते हुए ड्यूरेशन में पूछना होगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पूछना है तो हाँ, भाग भाग के क्वेश्चन पूछो, जब भी खाली देखो तब क्वेश्चन पूछो। मैं कैसे बताऊंगा कि मैं इस टाइम पे खाली हूँ। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक में जितना टाइम, जितना शोर शॉट कर सकते हो मेरा करो, मैं वही बैठा हूँ, ठीक है। टीचर इसीलिए है यार यहाँ पे। देखो मैं तुम्हें बताऊँ, 12th तक और जब तक किसी कॉलेज में नहीं पहुँचे हो ना, तुम्हारे माँ बाप के बाद अगर कोई इंसान तुम्हारे सक्सेस से खुश होगा तो वो टीचर ही होता है। और ये कोई मैं इंस्टाग्राम की रील नहीं सुना रहा हूँ मैं तो, ठीक है, या कोटेशन नहीं बता रहा हूँ, ये एक्चुअली में फैक्ट है। कॉलेज में पहुँचने के बाद जो टीचर होता है वो तुम्हारा भला नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं, वो चिढ़ता है उल्टा तुमसे, क्योंकि तुम जॉब करने के बाद उसके पैरेलल खड़े होगे और उसी के सामने प्रैक्टिस कर रहे होगे, और उसी के जो पेशेंट हैं वो तुम अपने पास ला रहे होगे अगर तुम अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो तुम अच्छा कर रहे हो अगर कॉलेज में, तो जो तुम्हारा प्रोफेसर है वो तुमसे चिढ़ेगा, तुमसे जलेगा, तुम्हारे नंबर कम करने के पीछे लगा रहे, ठीक है, तुमको बात बात पे टोकेगा, तुम्हें नीचे घसीटने के लिए परेशान रहेगा। कॉलेज में, स्कूल तक, कोचिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। कोचिंग में कोई भी अगर तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो वो तुमको मोटिवेट करेगा। अगर तुम कुछ खराब परफॉर्म कर रहे हो, मैं ज़्यादातर उन्हीं लोगों को ज़्यादा बोलता हूँ, है ना, जिनके अंदर मुझे लगता है कि हाँ कुछ हो सकता है, कुछ सिलेक्शन के चांसेस हैं, तो थोड़ा गरियाएंगे, डांटेंगे, पीटेंगे तो हो सकता है कि उस पर चले जाए, है ना। उन लोगों को तो मैं पूछने भी नहीं आता जिनसे पता है कि उनका कोई कुछ होना जाना नहीं है, तो मैं पूछूंगा क्यों पूछूंगा, ठीक है। तो इसका एक लॉजिकल रीजन भी है और एक थोड़ा सा इलॉजिकल रीजन भी है। 2 रीजन्स हैं जिसकी वजह से बिफोर जो कॉलेज है उसके टीचर तुम्हारा भला चाहते हैं। पहला रीजन तो भैया बहुत ही इकोनॉमिकल टाइप का है, जितने ज़्यादा लोग यहाँ से सेलेक्ट होंगे उतना ही ज़्यादा हम वहाँ पे अपने फ़ोटो लगाएंगे वेबसाइट पे, पोस्टर पे, और रोड शो निकालेंगे, उतने ज़्यादा लोग अगले साल और आएंगे, तो फीस देंगे तो पैसा ही पैसा होगा,
पर एक दूसरा रीजन भी है, बोल। दूसरा रीजन ये है कि अगर इस बैच से एक भी इंसान का सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो भी एज अ टीचर यहाँ पे किसी भी इंसान के पर्सनल ग्रोथ पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं बताऊं तो इसमें से इस बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ, इस बैच में एक भी इंसान का नीट नहीं निकला, फॉर द फैक्ट मान लेते हैं, है ना, मानने की बात कर रहा हूँ, सही में नहीं बोल रहा, है ना। वो कह रहा है नहीं हम ये भी नहीं मानेंगे, ठीक है, एक वर्स्ट केस सिनेरियो मान लेते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी इस क्लास में पढ़ाने वाले किसी भी टीचर की सैलरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। हर साल उसकी सैलरी 10 से 15% बढ़ती है, और अगर वो नहीं बढ़ती है तो वो स्विच कर लेंगे तो 30 से 35% बढ़ जाती है, ठीक है। तो टीचर की सैलरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे करियर से, उसका करियर सही से चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। इसके बावजूद भी एक टीचर यहाँ आके अपना खून जला रहा है, ठीक है, और वो चाहता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, तो अगर उस चीज़ को, ये चीज़ सिर्फ रिकॉग्नाइज करने के लिए नहीं है, इसको अप्रिशिएट भी करना होगा। तुम ये चीज़ को समझना होगा कि हाँ, यहाँ पे टीचर अगर आके चुपचाप पढ़ा के निकल भी जाएगा ना, तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आए चुपचाप सिलेबस खत्म करके निकल जाए, खाली सिलेबस पूरा करके चला जाए, तुमको, तुमसे एक बार भी बात ना करे कि तुम्हारा क्या दिमाग में चल रहा है, क्या पढ़ाई से कैसी चल रही है, नंबर कैसे आ रहे हैं, तुमको एक शब्द भी ना बोले, चुपचाप आए पढ़ा के निकल जाए, तो उसके करियर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बावजूद इसके कुछ टीचर आते हैं यहाँ पे, पढ़ाई से एक्स्ट्रा पढ़ा के जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि इसमें से कुछ का जो सिलेक्शन है वो तो हो, है ना। और ये चीज़ को इग्नोर करना छोड़ो, तो इसको अप्रिशिएट करना छोड़ो, यहाँ रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं यहाँ लोग, है ना। मुझे लगता है कि इस चीज़ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक। और ये एक टीचर डिजर्व करता है। मैं तो फिलहाल ये मैं अपना बता देता हूँ, बाकियों का मैं नहीं जानता। मैं इसलिए नहीं पढ़ाता कि तुम्हारा सिलेक्शन, मैं इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं चैन की नींद सो पाऊँ, क्योंकि जिस दिन भी क्लास में मैं ढंग से नहीं पढ़ा पाता, जिस दिन भी मुझे लगता है कि नहीं आज ठीक से नहीं पढ़ा, उस दिन मैं ठीक से सो नहीं पाता, और मेरा सोना बहुत ज़रूरी है मेरे मेंटल पीस के लिए। तो मुझे अच्छी नींद आए इसके लिए मुझे वो प्रॉपर अपना 100% देना होता है, और वही देने आता हूँ, ठीक है। बाकी तुम्हें अगर उससे बेइज्जती फील होती है, तुम्हें लगता है, यहाँ पे ये भी एक दिक्कत है कि कुछ हैं ऐसे टाइप के, इसमें वो सिलेक्शन बता रहे हैं कि वो देखो इस डायरेक्शन में जाओगे तो सिलेक्शन होगा, चल भी नहीं कर रहे, वहीं बैठे हुए हैं कि नहीं सर ये पेड़ बढ़िया लग रहा है हमको यहीं पे बैठना है ना। अगर भाई चल वहाँ पे, तो क्या करूँगा मैं भाई, सिलेक्शन की तरफ ढकेलने के लिए कुछ तो करूँगा, तो हाथ पकड़ खींचूंगा, गाली दूंगा, लात मारूंगा, कुछ तो करूंगा। पर उसमें भी उल्टा इफेक्ट डाल देते हैं कि नहीं हमको धक्का कैसे दे दिया इन्होंने। अबे सिलेक्शन की तरफ धक्का दिया तुम्हें, धक्का नहीं दिया, उसको भी अलग तरीके से देखते हैं। तो नेगेटिव वे में देखना बंद करो टीचर के स्टेटमेंट्स को, ठीक है। क्योंकि टीचर ही है माँ बाप के बाद जो तुम्हारा भला चाहता है। उसके दोनों रीजन बता चुका हूँ, उसके रीजन बस यही है ना। बिफोर कॉलेज तू क्या कर रही थी? हटवा देंगे, हटवा देंगे। यहाँ देखो, इसका कैसे निकाले हो, KC3? अरे निकालोगे नहीं निकालो, निकालोगे ना तो ये आएगा KC1 का स्क्वायर आ रहा है, देख अपनी कॉपी पे देख आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर तुम ध्यान देखो तो पहली रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करने से तीसरी वाली रिएक्शन बन रही कि नहीं बे। इसका मतलब क्या है, किसी रिएक्शन में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका KC में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, KC को स्क्वायर करना पड़ेगा। किसी रिएक्शन में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो KC को क्यूब करना पड़ेगा, और n से मल्टीप्लाई करेंगे तो nth टाइम्स हो जाएगा, nth पावर में चला जाएगा। लिखो अगली प्रॉपर्टी लिखवा रहे हैं, रेसिप्रोकल। हाँ लिखो, if a reaction is multiplied by n, if a reaction is multiplied by n, the new equilibrium constant, the new equilibrium constant become
nth power of previous equilibrium constant ठीक है। एंड वाइस वर्सा मतलब अगर किसी रिएक्शन में n से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बे, वो इक्विलिब्रियम nth रूट में चला जाएगा। जैसे ये देख, ये जो Kc4 है वो अंडर रूट ऑफ Kc1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा? तो अगर किसी रिएक्शन में 2 से डिवाइड किए तो उसका जो Kc है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्यूब रूट में। और अगर n से डिवाइड करेंगे तो किस में चला जाएगा? nth रूट में। समझ में आ रहा है ना? ये कितने लोग सही से निकाल लेते ये वाला Kc4? अपने से निकालोगे ना तो ये दिखेगा, क्वेश्चन नहीं दिए हैं, पढ़ा रहे हैं। खुद से करोगे तो ये सारी चीजें खुद से समझ में आएंगी, सारी प्रॉपर्टीज खुद से समझ में आएंगी। और इस Kc5 और Kc6 को अगर देखो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये आएगा Kc1 के बराबर। तो Kc5 और Kc6 के इक्विलिब्रियम 5 और 6 के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनता है। दिख रहा है ना? अरे तो खुद से मल्टीप्लाई करके देखना भाई, अपनी कॉपी पे जो निकाले हो आंसर उसको मल्टीप्लाई करो और देखो कि क्या Kc1 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। सबको करने दो। मालूम है टाइम हो गया है, और मेंटली जब 10 बज जाता है तो लोगों के दिमाग में आता है कि अब टाइम हो गया, अब नहीं पढ़ेंगे, दिमाग बंद हो चुका है। मत किया करो। आ रहा है? अच्छा, अगर रिएक्शन 5 और रिएक्शन 6 को जोड़ेंगे तो क्या वो फर्स्ट वाली रिएक्शन बन जा रही है? ऐड करके देख, क्या पहली वाली रिएक्शन बन रही है कि नहीं बन रही है? बनेगी। तो 5 और 6 को ऐड करने से, रिएक्शन 5 और 6 को ऐड करने से रिएक्शन 1 बन रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K5 और K6 को मल्टीप्लाई करने से क्या बन रहा है? Kc1। मतलब रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते। ठीक है, लिखो। इफ टू रिएक्शंस आर एडेड, if two reactions are added, their equilibrium constants are multiplied.